नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आशा है कि आप सभी खुश होंगे। शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वो सीरीज जो पिछले एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज चालू की थी उसका दूसरा पार्ट है। और इस दूसरे पार्ट में आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे, तो आप एंड में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल यानी कि भारत के लोग आता ना। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर तदत। तो इस प्रकार से जो उस शब्द है उसमें पहला जो है हम भारत के लोग, वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है फ्रेंच संविधान, आयरिश संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर और अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि अमेरिका से हमने लिया है। और अमेरिका ने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका ने लिया है रूसो की एक बुक है, रूसो की, वो उसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ से लिया है। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोत का सही मिलान कीजिए। तो इसके अंतर्गत देखिए बिल ऑफ राइट, लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व और केंद्र की विशिष्ट शक्तियाँ। तो साथियों आपको तो पता ही होगा कि जो बिल यानी कि राइट ऑफ बिल यानी मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए थे? हमने लिए थे यूएसए से। तो इसमें हो जाएगा पहले में हो जाएगा 3 नंबर। फिर देखिए दूसरा संसदीय व्यवस्था ली थी हमने इंग्लैंड से 1 नंबर। नीति निर्देशक तत्व लिए थे हमने आयरलैंड से, तो ये हो जाएगा 2 नंबर। फिर इसके बाद में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो ली थी हमने कनाडा से। कहाँ से ली थी? कनाडा से 4। तो साथियों 3 1 2 4, देखिए 3 1 2 4 कहाँ पे है? 3 1 2 4 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसकी चाहे ये एग्जाम में हूबहू आए या नहीं आए, लेकिन इसकी मदद से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन है? देखो कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है राज्य नीति निर्देशक तत्व। क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? देखो भाग 3 में आएंगे मौलिक अधिकार। क्या आएंगे? मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार आएंगे। फिर इसके बाद में देखिए भाग 6 में इसमें आएगी राज्य सरकार, इसमें राज्य सरकार आएगी। और फिर इसके बाद में भाग 9 में तो आपको पता ही है पंचायतें आती है, पंचायतें। और फिर इसके बाद में जो भाग 4 है, ये भाग 4 है। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तो आएंगे। और भाग 6 ये इसमें राज्य सरकार आएगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मैंने इसको 4 को 6 पढ़ लिया था, तो 4 है ये। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से हिस्से में वर्णित है? ये आ गया भाग 3 मौलिक अधिकार। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में देखिए भाग 3 ये है, इसके अंतर्गत है तो मौलिक अधिकार। फिर है इसमें भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची जो कि किससे जोड़ी गई थी? भूमि सुधार के लिए, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी, यानी भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। अभी आया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न देखिए, निर्देशक तत्वों के समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है या करती है? देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें समान नागरिक संहिता यानी कि अनुच्छेद 44, कल भी मैंने ये आया था, कल बताया था कि अनुच्छेद 44 को हम कैसे याद रखें? समान का अर्थ होता है जो 4 और 4 बराबर है ना, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो ये क्या करता है? आर्थिक समानता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण या समाज के कमजोर
वर्ग की सहायता। देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अलग अलग अनुच्छेद अलग अलग बात करते हैं, कुछ ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, कुछ शिक्षा की बात करते हैं, कुछ आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत आर्थिक सामाजिक इस प्रकार के न्याय की बात करते हैं। तो ये केवल अनुच्छेद 44 की बात करता है, तो इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय एकीकरण, समान नागरिक संहिता, यानी सभी एक समान होंगे, तो ये राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। अगला देखिए, निवारक निरोध अधिनियम से कौन सा मूल अधिकार प्रभावित होता है? देखिए निवारक निरोध अधिनियम, इसको हम कहते हैं नजरबंदी का अधिनियम। जब या किसी व्यक्ति, या जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी, धारा 370 यानी कि अनुच्छेद 370 को हटाया था, तब वहाँ कई नेताओं को नज़रबंद किया था, जैसे कि वहाँ के उमर अब्दुल्ला है, शेख अब्दुल्ला है, और वहाँ की और भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको नज़रबंद किया। तो वो इसके अंतर्गत है निवारण निरोध अधिनियम। तो उसके अंदर नज़रबंद का अर्थ होता है उनको घूमने की स्वतंत्रता दी, उनको बोलने की, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तो लेकिन भ्रमण की स्वतंत्रता उनको नहीं होती, नज़रबंद कर दिया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए साथियों, हम पूरा इसको डिस्क्रिप्टिव रूप से हम समझेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगला देखिए, भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल है? अब देखिए, जो भारतीय संविधान की अनुसूची की बात कर रहा हूं मैं, अनुसूची 7 के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन है, और 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, केंद्र या केंद्रीय सूची, राज्य सूची दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे समवर्ती सूची। इस प्रकार से 3 सूचियों का वर्णन है। तो उसके अंतर्गत ये कह रहा है कि राज्य सूची में शामिल है। तो देखो राज्य सूची में शामिल होने वाले, देखो पुलिस होती है, कानून व्यवस्था होती है, कारागार होता है। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी आईपीसी होती है, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी, वो केंद्रीय सूची का विषय है। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3। 1 2 3 में किसमें आ रहे साथियों? ए ऑप्शन में आ रहे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है भारतीय प्रशासन पर निम्नलिखित किस तत्व का प्रभाव है? जो भारतीय प्रशासन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर किसका प्रभाव है? संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन, तीनों का ही प्रभाव है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी तीनों का ही प्रभाव है। अगला देखिए, इसके अंतर्गत संघीय व्यवस्था को प्रोफेसर वियर ने अर्ध संघीय व्यवस्था कहा है। प्रोफेसर केसी वियर हुए थे, जो कि संविधान के बहुत अच्छे जानकार हुए थे। जब भारतीय संविधान बना था तब इनसे भी बहुत सारी मदद ली गई थी। तो अब देखिए, इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन है, इकाइयों को संघ से अलग करने का अधिकार नहीं है, संकट काल में एकात्मक रूप हो जाता है, राज्य वित्तीय मामलों में केंद्र पर निर्भर है, और शक्ति विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त है और राज्यों को कम शक्तियां प्राप्त है, इसलिए प्रोफेसर केसी वियर ने इसको अर्ध संघीय व्यवस्था कहा था। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबंध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, या राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से? देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 348 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसकी कार्यकारी भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति की सहमति से राज्यपाल उस भाषा का प्रयोग कर सकता है जो संबंधित राज्य की, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस प्रकार की जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक परीक्षण और निरीक्षण की शक्ति का उपयोग करता है। देखिए जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, एक तो जो अनुच्छेद 137 है वो न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है, अनुच्छेद 13 है ये न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है। इस प्रकार से तो ये
ये पुनरीक्षण की शक्ति किसको प्राप्त है? केवल सर्वोच्च न्यायालय को है, केवल उच्च न्यायालय को है, या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को है, या संसद को है? तो देखो, न्यायिक पुनरावलोकन होता है जब कोई, देखिए, संसद कोई कानून बनाती है और वो कानून अगर असंवैधानिक होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करता है और उसको लगता है तो वो उसको असंवैधानिक या गैर कानूनी घोषित करके उसको रद्द कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों को ही प्राप्त है। इसमें आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो इनको नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 के अनुसार इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हाई कोर्ट की संरचना आती है, यानी कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये 214 की बात है। अगला देखिए, और इनको शपथ दिलाने का काम करता है राज्यपाल। इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। देखिए, इसमें शपथ की बात करेंगे तो राज्यपाल आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम जो ये सारे ऑप्शन है इन पे सब पे चर्चा करेंगे। जैसे महान्यायवादी, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। और अगला देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं? अभी ऊपर भी आया था, इसको कहते हैं महान्यायवादी। और महान्यायवादी की जो संबंधित अनुच्छेद है वो 76 अनुच्छेद है दोस्तों। और महान्यायवादी जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति इसको प्रसाद पर्यंत नियुक्त करता है, यानी कि ये भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत माना जाता है। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में, यानी कि पुनर्निर्वाचन का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, वो पुनर्निर्वाचन कहलाता है। देखिए, इसके अंतर्गत लिखा है, पहला ऑप्शन है कि संविधान केवल एक बार पुनर्निर्वाचन का प्रावधान है और संविधान द्वारा प्रतिबंधित है, संविधान पूर्ण रूप से चुप है, और संविधान निर्वाचन अधिकतम कार्यकाल 2 कार्यकाल के लिए प्रावधान करता है। तो देखिए साथियों, इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कि इसके अंतर्गत जो संविधान है वो पूर्ण रूप से चुप है। कहीं संविधान में वर्णन नहीं है कि कौन कितनी बार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के संबंध में भी ऐसा ही है, तो इसमें भी ये चुप है। लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने, और डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति बने। जो राजेंद्र प्रसाद है वो तो 2 बार राष्ट्रपति बने, और सर्वपल्लवी राधाकृष्णन है वो क्या बने? 2 बार उपराष्ट्रपति बने। तो इस प्रकार से यहाँ कहीं स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है पुनर्निर्वाचन के मामले में। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? देखिए, संसद को किसका अधिकार नहीं है? तो उपराष्ट्रपति को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। इसके अंतर्गत आएगा साथियों महान्यायवादी। उत्तर हो जाएगा इसका महान्यायवादी। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत लिखा हुआ है कि यह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है, तो ये आ जाएगा। बाकी को इनको हटाने के लिए संसद में अधिवेशन लाना पड़ता है, इनको भी और इनको भी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। केग साथियों, केग के से संबंधित अनुच्छेद है 148। 148 केग का वर्णन बताता है। और अगर हम निर्वाचन की बात करें तो 324 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इस प्रकार से साथियों, और अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति यानी अनुच्छेद 63 के तहत होता है। अगला देखिए, आकलन समिति है। तो आकलन समिति क्या होती है? संसद में बहुत सारी समितियां बनाई जाती है, जैसे आकलन समिति है, और जैसे कि और एक और होती है पीसीए बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति। इस प्रकार की समितियां होती है। तो ये आकलन समिति होती है, ये हो जाएगी, इसमें स्थायी समिति है ये।
क्या होता है कि ये समिति तय है और हर साल इसका ये क्या करती है कि जो भी बजट होता है उसका आय और व्यय का आकलन करती है कि कहीं ज़्यादा तो खर्च नहीं कर दिया, कहीं कम तो खर्च नहीं कर दिया, या कहाँ कहाँ उसका जो धन का है वो सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये काम करती है आकलन समिति। अगला देखिए, मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में से निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है। तो देखिए इसके अंतर्गत साथियों आ जाएगा, देखिए अविश्वास प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है, ध्यानाकर्षण होता है और महाभियोग। देखिए ये सब तो होते हैं, लेकिन महाभियोग का पता है साथियों, ये होता है अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 61, यानी कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 61 है। तो महाभियोग की बात या तो राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन पे कदाचार के आधार पर महाभियोग शब्द का प्रयोग होता है। अगला देखिए, संसदीय विशेषाधिकार से अभिप्राय है। देखिए संसदीय विशेषाधिकार से अभिप्राय है कि इसमें ऑप्शन देखिए आप, संसद की विधि निर्माण शक्ति, अध्यक्ष की शक्तियां, सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायित्व। देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी साथियों, क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। देखो अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है। सांसदों को जो विशेष अधिकार प्राप्त है वो कहलाते हैं संसदीय विशेषाधिकार। देखिए विशेषाधिकार का मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि अगर कोई संसद का व्यक्ति है तो उसको संसद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो ये संसदीय विशेषाधिकार हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे उनको ऐसे अधिकार मिलते हैं जो विशेष रूप से आम व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अगला देखिए, संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर उसके पास क्या विकल्प है? देखिए वित्त विधेयक की बात करते हैं हम, जो धन विधेयक होता है वो 110 अनुच्छेद 110 का अगर कोई धन विधेयक विधि विधेयक है तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, तो उस पर हस्ताक्षर करना ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए अगला, देखिए ऑप्शन, भारत के संसदीय प्रजातंत्र का व्यवहारिक रूप से कौन मुखिया है? देखिए व्यवहारिक रूप से पूछा है और इसने संवैधानिक रूप से नहीं पूछा। तो व्यवहार के तौर पर जो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसमें होती है? तो अनुच्छेद 75 में होती है। तो अनुच्छेद 74 में क्या होती है? मंत्रिमंडल की, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, ये अनुच्छेद 74 में है। और 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। फिर देखिए ये लोकसभा अध्यक्ष तो संसद के सदस्य मिलकर बनाते हैं। और अगला देखिए, स्वराज्य दल की स्थापना जिस मुद्दे को लेकर हुई थी वह कौन सा था? देखिए इसमें स्वराज्य दल की स्थापना हुई थी मार्च 1923 में। स्वराज पार्टी की मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सी आर दास ने। किसने की थी? सी आर दास ने। सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, और इसके अलावा उसमें विठल भाई भी थे और मोतीलाल नेहरू, इस प्रकार से 2-3 और भी थे। तो मुख्य रूप से सी आर दास को नाम से जाना जाता है। तो ये इलाहाबाद काउंसिल प्रवेश को लेकर हुई थी। अगला देखिए साथियों, आया है छत्तीसगढ़ पीसीए प्री 2003 का प्रश्न है। और अब देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि रोजेज इन दिसंबर किस राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता की आत्मकथा है? देख लीजिए आप साथियों, मौलाना अबुल कलाम खान, अब्दुल गफ्फार खां और हकीम अजमल खां और मोहम्मद करीम छागला। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद करीम छागला की आत्मकथा है। अगला देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का उत्तर कांग्रेस ने किस रूप में दिया? देखिए साइमन कमीशन आया था भारत में
1927 में। कब आया था? 1927 में आया था। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और उन्होंने इसका विरोध कर रहे थे, तभी अंग्रेजों ने उन पे लाठियां बरसाई और उनकी कुछ समय बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इसमें देखिए, तो फिर उन्होंने क्या किया, तो साइमन कमीशन में तो कांग्रेस ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की, और नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में। कब की थी? 1928 में। और किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। अगला देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था के अंतर्गत दी? देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन आया था, वो एक सुधार आया था, आपको पता होगा साथियों, 1909, यानी मार्ले मिल्टो सुधार कहा जाता है। उसके अंतर्गत मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया था। और उस समय कहा गया था कि हमने भारत के अंदर ऐसे बीज बोए हैं जिसकी फसल इतनी कड़वी होगी। तो ये उस समय जो लॉर्ड मार्ले मिंटो, यानी कि उस समय जो हमारे वायसराय थे मार्ले, और मिंटो थे अपने क्या कहते हैं वो सचिव, भारत सचिव। तो ये बात, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई थी। तो इसकी स्वीकृति के लिए फिर उन्होंने क्या किया, एक अधिवेशन बुलाया गया, और वो कहाँ बुलाया गया था? लखनऊ में। और लखनऊ में कब बुलाया गया था? 1916 के अंतर्गत। तो उसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहते हैं। देखिए, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में। किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1931 में। इस प्रकार से हमने ये ऑप्शन पे चर्चा की है साथियों। अगला देखिए, खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये है टर्की के खलीफा से। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये कब हुआ था? तो पूरे देश में 1919 अक्टूबर 1919 के दिन खिलाफत दिवस मनाया गया। देखिए, और 13 अप्रैल, आपको याद होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 के दिन क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। देखिए, पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया, इनमें से हो जाएगा, पूर्ण स्वराज्य की बात कही गई थी, ऑप्शन हो जाएगा डी, लाहौर अधिवेशन में। देखिए, लाहौर अधिवेशन में और पूर्ण स्वराज्य की बात कही गई थी। फिर 26 जनवरी 1930 के दिन पूरे भारत ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, और इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। देखिए, समाजवादी दल तो बहुत सारे आए थे, लेकिन ये पूछ रहा है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी 1934 में। अगला देखिए, समाज से असमानता के निवारण हेतु गांधी जी, यानी गांधीवादी उपाय क्या था? महात्मा गांधी ने क्या उपाय बताया था कि समाज में? तो गांधी जी ने सत्याग्रह, सर्वोदय, ट्रस्टशिप, तो उन्होंने बताया था राम राज्य। उन्होंने कहा कि भी जो राम राज्य है वो एक नैतिक धर्म पर आधारित है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। इस बात को लेके जो अंबेडकर साहब है और गांधी जी है, इनके कभी नहीं बनी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये जिसको WC बनर्जी भी कहा जाता है। और स्थापना किसने की थी? तो एयो ह्यूम ने। एयो ह्यूम ने, एलन ओक्टन ह्यूम, इसका पूरा नाम है एलन ओक्टन ह्यूम, एयो ह्यूम ने की थी। और देखिए, कब की थी? ये की थी 28 दिसंबर 1885 में। दोस्तों, हाल ही में अभी निकला है 28 दिसंबर, 31 से आपने मनाया होगा सबने 31। तो अब देखिए, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे महाभियोग द्वारा
महाभियोग द्वारा भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में हटाया गया था? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो वारेन हेस्टिंग हुए थे, वारेन हेस्टिंग को भारत में जो कार्य किए उनको महाभियोग द्वारा हटाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है? देखिए, गांधी जी से संबंधित हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है। ये नहीं है। द स्टेट्समैन ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, ये गांधी जी के समाचार पत्र हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए साथियों। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा है, यहाँ पे पूछा है नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप इसे आराम से कर सकते हो। सामाजिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता और राष्ट्र की अखंडता। देखिए, इसके अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है, राष्ट्र की अखंडता की बात कही गई है और प्रतिष्ठा की सामाजिक समानता की बात नहीं की, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीन प्रकार के न्याय की बात है। ये न्याय के अंदर शामिल है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन प्रकार के न्याय की बात करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। साथियों, मेरे भारतीय संविधान को लेकर एक मैंने सुपर मैराथन क्लास आई थी, उसके अंतर्गत मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य पर बहुत ही विस्तृत चर्चा की थी। लगभग 1.25 घंटे की क्लास है, तो उससे आप और आसानी से समझ सकते हो कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और किस किस का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो देखिए, ये किसकी बात कर रहा है? अगर यहाँ पे अनुच्छेद 32 आ जाता साथियों, तो वो तो आता सुप्रीम कोर्ट के लिए। किसके लिए आता? सुप्रीम। ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में, तो 226 और 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। और भारतीय संविधान के जो अधिकार है, अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी होती है साथियों। 5 प्रकार की रिट, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कार्पस कहा जाता है। अगला देखिए, अगला ऑप्शन प्रश्न देखिए, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत, यानी भारतीय संविधान में कहीं लिखा हुआ है क्या मूल संरचना? नहीं। तो यह आया कहां से? ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि भारत में मूल संविधान की मूल संरचना यानी मूल ढांचा, ढांचे की बात कर रहा है, मूल ढांचा का सिद्धांत कहां से आया है? संविधान से, न्यायिक व्याख्या से, न्यायविदों की मत से या संसदीय कानून से? ये आया था न्यायिक व्याख्या से। साथियों, आपको पता होगा कि 1973 में एक मामला आया था केशवानंद भारती जो केरल के महाराज हुए थे, तो उनके मामले को सुनवाई की कब की थी? 24 अप्रैल को। कब की थी? 24 अप्रैल को। और उसकी समीक्षा में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में या जो संविधान की सर्वोच्चता है, तो ऐसे कुछ बिंदु है उनको लेकर एक मूल ढांचा तैयार किया गया और कहा गया कि इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। 368 के तहत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अन्य संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यहां से आया था संविधान का मूल ढांचा, उस समय तैयार किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रीट मानव स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अग्रदूत है? देखिए, वो आ गया शानदार। देखो, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, ये 4 रीटें हैं। एक और 5वीं रीट है उत्प्रेषण। कौन सी है? उत्प्रेषण। 4 रीट तो ये है और 5वीं मैं बता देता हूं आपको, उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की रीटें किसमें आती है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। लेकिन प्रश्न को समझिए, मानव स्वतंत्रता के लिए इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर सही होगा कि सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत मानी जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको पता होगा साथियों, एक साउथ की फिल्म आई थी जय भीम।
जय भीम फिल्म आई थी और उसका बहुत सी जगह विरोध भी हुआ था, लेकिन वो पूरी फिल्म किस पे थी, वो पूरी जो मूवी थी वो हेबियस कार्पस पे थी, बंदी प्रोटेक्शन, किस प्रकार से उस व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है और उसको थाने के अंदर ही टॉर्चर करके और वहीं पे मार दिया जाता है। तो वो ऐसी घटना, वो वास्तविक घटना है। तो ऐसी घटनाओं को बचने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यूज किया जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किन भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया। देखिए आर्थिक न्याय आ गया ना, आर्थिक न्याय, आप अभी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की थी, किसमें, उद्देशिका में, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कहां से शुरू होते हैं, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। और 51 क में क्या आ जाता है, 51 क में आ जाता है मौलिक कर्तव्य। तो क्या क्या है, किस किस में आर्थिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय की बात है उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्वों में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्याखित किया गया है, यानी कि उसकी व्याख्या की गई है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो शरण लेने का, गोपनीयता का और मत देने का ये तो अधिकार है ही है, लेकिन विदेश यात्रा का भी उन्होंने अधिकार की घोषणा की। ये बहुत पुराना प्रश्न है, इसलिए इसमें लिखा हुआ कि हाल ही में। तो आप समझिए साथियों, ये बहुत, जब एक वाद आया था मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद में क्या हुआ था कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है वो सरकार ने जब्त कर लिया था। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि कहा कि मैं विदेश जाना चाहती हूं तो मुझे विदेश जाने की अनुमति दे। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये विदेश यात्रा का अधिकार को शामिल किया गया था, मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर लिया गया। अगला देखिए, केंद्र राज्य संबंध पर राजमनार समिति गठित की गई थी। देखिए केंद्र राज्य संबंधों पर राजमनार, देखो दो प्रश्न यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। राजमनार समिति का संबंध है तो केंद्र राज्य संबंधों से। फिर देखिए ये समिति गठित की गई थी, ये गठित की गई थी तमिलनाडु द्वारा। किसके द्वारा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि, कौन, एम करुणानिधि ने इस समिति का गठन किया था। ये 3 सदस्यीय समिति थी। अगला देखिए, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। तो समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी, तो समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी साथियों, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1935 के अधिनियम में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का विषय नहीं है। देखिए संघ सूची का विषय नहीं है, देखो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है उसमें शक्तियों का विभाजन है। 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब उसमें से ये कह रहा है कि देखिए रेल, इंडियन रेलवे आता है, भारतीय निर्वाचन आयोग आता है, प्रतिरक्षा यानी भारतीय रक्षा तंत्र आता है। तो जो शिक्षा है वो शिक्षा किसका है, समवर्ती सूची का है। किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। अगला देखिए, भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है। तो भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है। तो देखो धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है। देखिए इसमें क्या होता है साथियों कि धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन तक वापस नहीं लौटाती है तो उसको स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। लोकसभा में सत्र का अवसान किया जाता है। देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 है वो लोकसभा के अवसान यानी कि उसके विघटन और भंग करने की बात करता है। और कौन करता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है किसका, लोकसभा का विघटन। अगर प्रश्न में आ जाता है क्या राष्ट्रपति संसद का विघटन कर सकता है, तो नहीं, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी आती है और राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। इसलिए अगर कहीं पे भी ऑप्शन में संसद लिखा हुआ है और वो भंग कर सकता है तो साथियों उसको गलत कर देना, ऐसी गलती आप मत करना।
अगला देखिए, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और सर्वत्र अंधेरा है, गांधी जी की मृत्यु की घोषणा करते हुए ये किसने कहा? देखिए, ये जो कहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला देखिए साथियों, ये इसमें मैं इसके बता देता हूँ सर। ये क्या है कि इसमें ऊपर से थोड़ा मिस्टेक हो गई है। इसके अंदर पूछा गया है कि इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? लंदन में किसने की थी? तो इसमें की थी श्याम कृष्ण वर्मा ने। साथियों, आप याद रख लीजिए कि लंदन में इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो किसान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद जी। कौन थे? स्वामी सहजानंद बने थे। कौन बने थे? स्वामी सहजानंद। अगला देखिए, निम्न घटनाओं का कालानुक्रम कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत सारे हैं और ये बहुत सी बार क्या है कि एक ऑप्शन नहीं आने की वजह से भी हमारे गलत हो जाता है। देखिए, खिलाफत आंदोलन अभी आया था ना, कब आया? अक्टूबर 1919 को। 1919 लखनऊ पैक्ट अभी बताया था मैंने आपको 1916 में। कब आया था? 1916 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1942 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। तो साथियों, अब आप इसको कालानुक्रम कर सकते हो। पहला हो जाएगा, देखो, 2 1 4 3, 2 1, देखिए नीचे और भी ऑप्शन है कि हाँ ये है 2 1 4 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? भारतीय अशांति का जनक कहा गया था, किसे कहा गया था? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और किसने कहा था ये भी बता दीजिए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। किसने कहा? ये कहा था वैलेंटाइन सिरोस ने। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोस ने। वैलेंटाइन सिरोस ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक को कहा। अगला देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली। देखिए, यहाँ ध्यान से पढ़िए, अगर यहाँ केंद्र आ जाता तो अलग, ये इसका ऑप्शन अलग हो जाता। यहाँ पूछा है प्रांतों में। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू हुई थी? तो यह हुई थी 1919 अधिनियम। 1919 अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1919 अधिनियम। अगर बात करें कि केंद्र में द्वैत शासन, तो 1935 में। जो प्रांतों में द्वैत शासन लगा था उसको 1935 में खत्म कर दिया और केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अगला है साथियों, निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया? देखिए, इसके अंदर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला देखिए, 1932 में, देखिए सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, तो किसके हितों का संवर्धन किया था? तो देखिए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा दलित वर्ग के। और पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ था? साथियों, मैंने पहले भी बता दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य ये पूना पैक्ट हुआ था। किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव जीता? देखिए, ये वीवी गिरी। किसने? वीवी गिरी ने स्वतंत्र अपना मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ा था और राष्ट्रपति का चुनाव जीता। किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा था और स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखकर चुनाव लड़ा था। तो वीवी गिरी हो जाएगा इसका ऑप्शन।
देखिए बहुत ही शानदार, भारत का हिंदू नेपोलियन। देखिए भारत का नेपोलियन तो किसे कहा जाता है, आपको भी पता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। लेकिन ये कह रहा है कि हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाएगा, तो हिंदू नेपोलियन कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। किसको कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है 1952 के अंतर्गत, और इसका जो पदेन अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होता है। देखो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है, जो योजना आयोग होती है उसकी जो योजनाएं होती है उन पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है। क्या करता है, अनुमोदन करता है। लेकिन अब भी कुछ समय पहले यानी कि 1 जनवरी 2015 से वित्त आयोग की जगह क्या आ गया, नीति आयोग। क्या आ गया, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। कब से, 2015 से, 1 जनवरी 2015 से किसकी जगह आया, योजना आयोग की जगह आया। तो योजना आयोग को कब भंग किया था, तो 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया। अगला देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, भारत में मंडल पंचायत की स्तुति किसने की थी। देखिए मंडल पंचायत की स्तुति भारत में किसने की थी, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, देखिए इन कमेटियों पे हम चर्चा करते हैं कि अशोक मेहता कमेटी यह आई थी 1977, 1977 में आई थी। बलवंत राय कमेटी 1957 के अंतर्गत आई थी, और इसने क्या किया था, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था 1952 में उसकी समीक्षा की थी। और सादिक अली कमेटी आई थी 1964 में। कब आई थी, 1964 में आई थी, यहाँ पे 64। और के संतानम, जो संतानम समिति है उसके आधार पे ही भारत के अंतर्गत सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये कह रहा है कि देखो प्रश्न, मंडल पंचायत की स्तुति, जो मंडल की बात करता है वो अशोक मेहता, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की बात की थी, जबकि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की बात कही थी। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। देखिए विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रवाद और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए इसका, निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ यानी चौथा, फोर्थ स्टेट कहा जाता है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को, मीडिया को। क्या साथियों आज के युग में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का कार्य कर रही है, आप मुझे कमेंट्स करें कि क्या आज की जो मीडिया है वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रही है या निष्पक्ष मीडिया है, इस प्रकार। अगला देखिए प्रश्न, संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत है। तो देखिए 143 के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा लिखा है। फिर देखिए 360 में क्या होता है, वित्तीय आपात लगता है। क्या लगता है, वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात एक इसमें हो जाएगा साथियों सलाह वाला, इसमें हो जाएगा वित्तीय आपात। और फिर 368 है यानी भाग 20, जो भाग 20 है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन की बात कौन करता है, अनुच्छेद 368। अगला देखिए, यह आ गया, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो ये आ जाएगा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से प्रारंभ की थी गांधी जी ने। और क्या ये नमक यानी कि नमक सत्याग्रह कहा जाता है इसको। और कब, 6 अप्रैल 1930 के दिन ये दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। इस प्रकार से
इन्होंने इस यात्रा के बाद में साबरमती को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगला देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये रचना है मोहम्मद इकबाल की। मोहम्मद इकबाल फिर बाद में ये पाकिस्तान के समर्थक हो गए और इन्होंने ये रचना की थी, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता है हमारा। तो साथियों बहुत ही अच्छी सुंदर रचना है। अगला देखिए, गांधी जी द्वारा संचालित कौन से आंदोलन को एक आलोचक ने अराजकता का व्याकरण कहा? देखिए ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और किसने कहा था? तो ये कहा था टैगोर ने। किसने कहा था? टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था क्या? अराजकता का व्याकरण। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही युग्म नहीं है? देखिए अब इसमें मिलाना है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी सही है, भूदान विनोबा भावे सही है, प्रजातांत्रिक समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी सही है, जो एमएन राय थे दंतहीन प्रजातंत्र ये गलत है, इसमें तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा? देखिए इसमें कहा था विंस्टन चर्चिल ने। चर्चिल ने जब देखो चर्चिल जब 1942 का आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, उसी समय गांधी जी को ये शब्द कहा। वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना है। देखिए घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली जो घटना है वो है बंग भंग। क्या है? बंग भंग। कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो साथियों आज के ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाए। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज चलती रहेगी और ये जब तक चलती रहेगी जब तक कि आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।